यस, पिछली रिकॉर्डिंग पढ़ी है ना जेपी वाली, वो सारी दीजिएगा, आज अपलोड करनी है। यस ठीक है, चैट ऑन कर दें। ठीक है, चलें जी, आज चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 बायो डायवर्सिटी को डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, देखें बायोडायवर्सिटी, बायो मीन्स क्या है, लाइफ, और डायवर्सिटी किसको कहते हैं, डायवर्सिटी कहते हैं वैरायटी को। ठीक है, डायवर्सिटी किसको कहेंगे। हाँ, 11 चैप्टर 11 नहीं पढ़ा रहा, 11 पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर जो है टाइम लग जाएगा, तो मेरी कोशिश है 5, 6, 7, 8 इनको जल्दी जल्दी जो है ना वाइंड अप कर लिया जाए। 11 में टाइम लग जाएगा, ठीक है, 11 में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सेंड नहीं किया आपने अभी तक, आज सारी रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। आज एकेडमी आया हूँ ना, तो मैंने अभी आपके सामने देखिए मुझसे पूछा कि कंप्यूटर में है, सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, सारी आज सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है, अच्छा, बायो मीन्स लाइफ, डायवर्सिटी कहेंगे किसको, वैरायटी को। तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ, वैरायटी ऑफ लाइफ की। ठीक है, कि लाइफ की वैरायटी क्या होगी। वैरायटी ऑफ लाइफ मतलब यूं कह लीजिए कि काइंड्स ऑफ लाइफ की बात हो रही है कि कितने काइंड्स की या कितने टाइप की लाइफ है। ठीक है, तो अब देखें, मैं अगर यहाँ पे सबसे पहले हम इसका यहाँ पे क्या डिस्कस करते हैं, इंट्रोडक्शन, इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप देखें कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड, these organisms are different from each other। कि अगर आप अपने सराउंडिंग में देखें ना, तो आपके सराउंडिंग में डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद होंगे। अब उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आप देखेंगे कोई फ्लाइंग कर रहा है, कोई रनिंग कर रहा है, कोई वॉकिंग कर रहा है, कोई स्विमिंग कर रहा है। तो ये डिफरेंट काइंड के लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और ये जो डिफरेंट काइंड के लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब आप आउटसाइड ऑफ योर होम, घर से बाहर जाते हैं, तो आप अपने सराउंडिंग में डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए ये लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, साइज में, शेप में, कलर में, बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दीज ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर अकॉर्डिंग टू देयर साइज, शेप, लेंथ, स्ट्रक्चर। किसके मुताबिक एक दूसरे से डिफरेंट है, साइज में, शेप में, स्ट्रक्चर में, कलर्स के अंदर। सो दे क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप एंड सब ग्रुप। तो हम क्या करते हैं, इनको क्लासिफाई कर देते हैं किसके अंदर, डिफरेंट ग्रुप एंड सब ग्रुप के अंदर। किस बेसिस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी कैरेक्टरिस्टिक, बॉडी कैरेक्टरिस्टिक की बेसिस के ऊपर। जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास सिमिलर बॉडी कैरेक्टर्स हैं, एक जैसे बॉडी कैरेक्टर्स हैं, उनको हम क्लासिफाई करते हैं किसके अंदर, एक ग्रुप के अंदर। और जिनके पास डिफरेंट आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है, उनको अदर ग्रुप के अंदर क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो देखिए ना, इसी बेसिस के ऊपर तो डिफरेंट आपके पास ग्रुप्स बने। जैसे कि आप देखें पाइसेस ग्रुप है, जिसके अंदर फिशेस आती हैं, उन सबकी शेप एक जैसी है। आप देखें एवेज ग्रुप है आपके पास, उसके अंदर फ्लाइंग बर्ड्स आते हैं, उनको आप देखें कि सब एक जैसे स्ट्रक्चर से एक दूसरे से सिमिलरिटीज रखते हैं। या फिर रेप्टाइल्स को आप देखें, रेप्टाइल्स क्या करते हैं, क्रीपिंग लाइक रेंगते हैं, तो उनको हमने एक ग्रुप के अंदर डाला। मैमल्स आप देखें, सबके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक तकरीबन एक जैसे हैं, सिमिलरिटीज पाई जाती हैं, तो उनका एक ग्रुप बनाया। अगर ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ना होता, तो आज ना आपके पास वर्टिब्रेट्स का कोई कॉन्सेप्ट होता, ना इंवर्टिब्रेट्स का कोई कॉन्सेप्ट होता, ना एवेस का कोई कॉन्सेप्ट होता, ना रेप्टाइल्स का कोई कॉन्सेप्ट होता, ना ही आपके पास मैमल्स का कोई कॉन्सेप्ट होता। तो ये जो डिफरेंट ग्रुप्स बने, ये किन बेसिस के ऊपर बने, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी कैरेक्टरिस्टिक। सो बॉडी कैरेक्टरिस्टिक आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन के अंदर बॉडी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या होंगे, आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसीलिए मैंने कहा आपके सामने कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द वर्ल्ड, दीज ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर अकॉर्डिंग टू देयर
size, shape, length, structure, colors. So they classified into different group and subgroup. This system of classification, ये जो system of classification है, is called taxonomy. इस system of classification को हम किसका नाम देते हैं? आपके पास taxonomy का नाम देते हैं. देखें, taxonomy जो word है basically कहाँ से isolate किया गया है? दो Greek word से isolate किया गया है. ये जो वर्ड टैक्सो है ये आइसोलेट किया गया है किससे? टैक्सस से. टैक्सस की मीनिंग क्या होगी आपके पास? क्लासिफिकेशन या फिर अरेंजमेंट. क्लासिफिकेशन या फिर क्या होगा? अरेंजमेंट. और ये जो नॉमी वर्ड आइसोलेट किया गया है, नॉमी वर्ड आइसोलेट किया गया है किससे? नोमोस से. ठीक है, जिसकी मीनिंग क्या है? लॉ. कि यू क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट आपने क्लासिफाई करना लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, या फिर आपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या करनी है? अरेंजमेंट करनी है. लेकिन उस अरेंजमेंट के लिए, उस क्लासिफिकेशन के लिए कोई ना कोई आपके पास क्या मौजूद होगा? लॉ मौजूद होगा. उस लॉ की बेसिस के ऊपर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे या फिर उनकी क्या करेंगे? अरेंजमेंट करेंगे. तो मैंने इसीलिए कहा ना कि दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी. कि ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसको हम टैक्सोनॉमी का नाम दे रहे हैं. एंड टैक्सोनॉमी प्ले की रोल इन द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो टैक्सोनॉमी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. अगर आज टैक्सोनॉमी ना होती तो हमारे पास ये डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स या डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट्स मौजूद ना होते. ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कहूं कि मैंने कहा कि देखिए बॉडी कैरेक्टर्स जो हैं, body characters are most important. Are most important in the classification of living organisms. The body characteristics are most important in the classification of living organism. You classify the living organism on the basis of their body characteristics. Suppose करते हैं for example मैं आपको एक example देता हूं, इसको मैं रफ करता हूं. देखिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास हम क्या करते हैं? प्लांट्स ले लेते हैं, दो प्लांट्स, नंबर 1 और सेकंड यहां पर प्लांट नंबर 2. ये दो प्लांट स्पेसिमेन समझते हैं कि कैसा प्लांट जिसके ऊपर क्या हो? फ्लावर्स मौजूद हो. ठीक है, अच्छा इस प्लांट के पास क्या मौजूद है? फ्लावर मौजूद है. और इसके पास भी क्या मौजूद है? फ्लावर मौजूद है. ठीक है, अब आपने क्या करना है? इन प्लांट को क्लासिफाई करना है कि इनके पास सिमिलर कैरेक्टर्स हैं या डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं. अगर इनके पास सिमिलर कैरेक्टर हैं तो इनको एक ही ग्रुप में डाल दें, और अगर इनके पास डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं तो इनको डिफरेंट ग्रुप में डाल दें. तो सबसे पहले आप क्लासिफिकेशन करने के लिए क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. देखिए नंबर 1 क्या करेंगे? सबसे पहले ऑब्जर्वेशन. अच्छा जी, ऑब्जर्वेशन क्यों कर रहे हैं? ताकि आप उसके डिफरेंट पार्ट्स को क्या कर सके? आइडेंटिफाई कर सके. तो ऑब्जर्वेशन के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग आइडेंटिफिकेशन. फिर आप क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन करेंगे. आइडेंटिफिकेशन के बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्लासिफिकेशन. फिर आप उसको क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करने के बाद क्लासिफाई करेंगे. और नंबर 4 लास्ट में आप क्या देंगे? नेमिंग देंगे. तो कीप इन योर माइंड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दीज 4 थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. कि ये 4 चीजें जो हैं बहुत ज्यादा क्या होंगी? इंपॉर्टेंट होंगी. 4 चीजें कौन कौन सी? पहली मैंने कहा ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन के बाद आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन के बाद क्लासिफिकेशन. और क्लासिफिकेशन के बाद नेमिंग. सबसे पहले आप ऑब्जर्व करेंगे. तो मैंने कहा कि ये दो प्लांट्स हैं,
एक प्लांट नंबर 1 है और दूसरा प्लांट नंबर 2 है, ठीक है। तो अब प्लांट नंबर 1 के अंदर एक फ्लावर है और प्लांट नंबर 2 के पास सेकंड फ्लावर्स है। तो ये दो फ्लावर्स इन दोनों प्लांट्स के पास मौजूद हैं और आपने क्या काम करना है, आपने इस चीज को ऑब्जर्व करना है कि इनके अंदर सिमिलरिटीज पाई जाती है या नहीं पाई जाती। तो सबसे पहले आप नंबर 1 क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन। आपने सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की। अब ऑब्जर्वेशन करने के बाद आप क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। जैसे सपोज करें फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज दैट मैं कहूं कि कैट का मैंने नाम लिया, बिल्ली जिसको कहा जाता है, मैं कहूं कि ऐसी होती है। अब आप मुझे उसके कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे। या मैं कहूं कि एलिफेंट, अब मैं आपसे पूछूंगा कैसा होता है, आप कहेंगे कि ग्रे कलर होता है, इतना साइज होता है, ईयर्स बड़े होते हैं, एक लंबी से उसके पास नास आ रही होती है। तो अब आप मुझे क्या बता रहे हैं, आप मुझे ये बता रहे हैं बॉडी कैरेक्टर्स। आप बॉडी कैरेक्टर्स किस लिए बता रहे हैं, ताकि मैं क्या कर लूं, आइडेंटिफाई कर लूं। आप कैसे बता रहे हैं, क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया हुआ है, आपने ऑब्जर्व किया। अब देखिए मैं डॉग का नाम लूं तो आपके माइंड में फौरन से उसकी शेप आ जाएगी, आप सोचने लग जाएंगे हाँ डॉग इस टाइप का होता है। या फिर मैं यहां पर सपोज करें मैं लायन का नाम लूं तो आपके माइंड में फौरन से उसकी बॉडी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपने उसको क्या किया हुआ है, ऑब्जर्व किया हुआ है। या मैं हॉर्स का नाम लूं तो आपसे अगर कोई पूछे हॉर्स कैसा होता है तो आप उसके कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे। आप उसके कैरेक्टरिस्टिक क्यों बता रहे, ताकि आप उसको क्या करवा दें, आइडेंटिफाई करवा दें। और कैरेक्टरिस्टिक किस बेसिस पे बता रहे, क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया हुआ है। मैं यहाँ पे एक एनिमल आर्चिपैक्टिक्स का नाम लूं, क्यों कैसा होता है, आप कोई आइडिया नहीं दे पाएंगे। क्यों कोई आइडिया नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपने उसको ऑब्जर्व ही नहीं किया। अगर आपके पास उसकी ऑब्जर्वेशन होती तो आप आइडेंटिफिकेशन करवाने के लिए उसके बॉडी कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करते या उसके बॉडी कैरेक्टरिस्टिक को बताते, ताकि सामने वाला उसको क्या कर ले, आइडेंटिफाई कर ले। तो देखिए ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे उस वक्त तक आप क्लासिफाई या आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो आपने इन दो प्लांट्स को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद इनके फ्लावर्स को देखा। अब देखें, अब आपने क्या करना है, इनको आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करने के बाद इसको क्लासिफाई कर देना है, ठीक है। तो अब आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आप इसके अंदर फ्लावर्स के अंदर सबसे पहले आप क्या देखेंगे, नंबर वन कैरेक्टर्स के साइज ऑफ सेपल। अच्छा आप सब जानते हैं हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, जल्दी से स्क्रीन पे बताएं मुझे लिख करके, अगर आपको पता है कितने पार्ट्स हैं फ्लावर्स के, जल्दी से बता दें, जल्दी जल्दी। आ ही नहीं रहा है किसी का कोई आंसर। 3, ओ माय गॉड, 3 पार्ट्स। फोर, ओके फाइन। कौन कौन से 4 पार्ट्स, नौदाबा नहीं बेटा, 3 नहीं है, 4 पार्ट्स हैं। नौदाबा, तजनी, आयशा, गलत, 3 नहीं 4 पार्ट्स हैं। ठीक है चलें देखें, मैं यहाँ लिखता हूँ पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स कितने हैं, 4 पार्ट्स हैं। कैलेक्स, ठीक है, सेकंड कोरोला, ठीक है, थर्ड एंड्रोशियम, 4 gynoecium. These are the 4 parts of flowers, ठीक है। सेपल फर्स्ट पार्ट, corolla सेकंड पार्ट, एंडोशियम क्या है, एंडोशियम इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मैं आपको ड्रा भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। और गाइनोशियम इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अच्छा देखिए इन्हीं फ्लावर्स के पार्ट्स को आप, नंबर 1 कैलेक्स को आप सेपल भी कह सकते हैं, कोरोला को आप पैटल का नाम भी दे सकते हैं, एंड्रोशियम को स्टैमन का नाम भी दिया जाता है और गाइनोशियम को कार्पल का नाम भी दिया जाता है। अब आप में से मुझे जल्दी से कोई बता दे इस नेमिंग में और इस नेमिंग में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, दोनों के अंदर नेमिंग में डिफरेंस क्या है। यस, सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस है, वेरी गुड।
ये जो है देखें, अगर प्लूरल हो, सेपल एक से ज्यादा हो, सेपल एक से ज्यादा हो तो आपने कैलेक्स का वर्ड यूज करना है। और सिंगल के लिए आपने कौन सा वर्ड यूज करना है? सिंगल के लिए आपने सेपल का वर्ड यूज करना है। पेटल, पत्तियां एक से ज्यादा हो तो कोरोला का वर्ड यूज करना है प्लूरल, और सिंगुलर के लिए आपने क्या कहना है? पेटल कहना है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो तो उसके लिए आपने क्या वर्ड यूज करना है? एंड्रोशियम का, और सिंगुलर है तो आप क्या कहेंगे? स्टैमन का। गायनोशियम सेम है कि बहुत सारी कार्पल्स हैं, यानी कि बहुत सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं। प्लूरल के लिए गायनोशियम और सिंगुलर के लिए आप क्या टर्म यूज करेंगे? कार्पल का टर्म यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे चले, इससे पहले थोड़ा सा फ्लावर का बता देता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट हो जाए। ये है स्टैमन। स्टैमन देखें ऐसे होता है, स्टैमन, दिस इज अ स्टैमन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, अच्छा अब ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के सबसे ऊपर कौन मौजूद है? ये मौजूद है एंथर। ठीक है जी, उसके बाद ये नाजुक सी एक डंडी है, फ्लेक्सिबल टाइप की, बड़ी सॉफ्ट होती है, फ्लेक्सिबल नाजुक सी डंडी, इसको नाम देते हैं किसका? फिलामेंट का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा जी देखिए उसके बाद पॉइंट वेयर एंथर अटैच विथ फिलामेंट, वो पॉइंट जहां पर एंथर अटैच होगा फिलामेंट के साथ, उसको नाम देंगे आप किसका? कनेक्टिव। कनेक्टिव इज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। कनेक्टिव क्या है? इज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट वेयर एंथर अटैच विथ फिलामेंट, जहां पे एंथर अटैच होगा फिलामेंट से। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हाउ मेनी चैम्बर ऑफ एंथर, एंथर के कितने चैम्बर्स हैं? यहाँ पर आपको दो चैम्बर्स नजर आएंगे। देखें कितने चैम्बर्स हैं यहाँ पर एंथर के? 2 चैम्बर्स हैं। देखिए 2 चैम्बर्स, तो देखें 2 चैम्बर्स हैं, तो इन 2 चैम्बर्स को मैं किसका नाम दे रहा हूं? मैं इसको नाम दे रहा हूं बायलॉब्स का। क्या नाम देते हैं साइंटिफिकली? बायलॉब। बाय मींस क्या है? बाय मींस 2, बाय मींस 2, और लॉब्स की मीनिंग क्या होगी? लॉब्स की मीनिंग है चैम्बर। लॉब्स की मीनिंग क्या है? चैम्बर्स। तो कितने चैम्बर्स यहां मौजूद हैं? 2 चैम्बर्स मौजूद हैं। तो एंथर जो है स्टैमन का, वो क्या होता है? बाय लॉब होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखें, अगर हम इस एंथर को कट करके अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ले जाएं तो आपको कैसा स्ट्रक्चर नजर आएगा? देखिएगा इधर पे। वैसे इसकी डिटेल चैप्टर 4 या चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा आपको बस रफली ड्रॉ करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, देखें इस तरीके से ना, ये देखिए, ये एंथर को अगर आप अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखेंगे तो ये नजर आएगा। ठीक है, अब देखिए एंथर की कितनी लॉब्स थी, कितने चैम्बर्स थे? 2 थे ना। अब आप बैठे हुए अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर देख रहे होंगे, तो आपके सामने ये आपके कहाँ आ रहा होगा? राइट हैंड साइड के ऊपर चैम्बर, ये वाला राइट हैंड साइड पे, और ये ऊपर वाला कहाँ आ रहा होगा? लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। ऐसा ही है, ऐसा है या नहीं? इस तरीके से आपने फ्रंट मोबाइल या लैपटॉप जो भी होगा, तो स्क्रीन में आपको ये आ रहा होगा कहाँ? राइट हैंड साइड के ऊपर चैम्बर, और ये वाला चैम्बर कहाँ आ रहा होगा? आपके लेफ्ट हैंड साइड पे। ऐसा है या नहीं है? यस यस, ठीक है। अब देखिए सुनिएगा, ये वाला जो राइट हैंड साइड वाला चैम्बर है ना, ये रहा, इसने कंटेन किए मजीद 2 चैम्बर्स। देखिए ये 2 चैम्बर्स, ये जो राइट हैंड साइड वाली लॉब है, ये वाली लॉब, ये वाली लॉब, ये वाली लॉब, इसने कितने? 2 चैम्बर्स कंटेन किए। ठीक है, राइट। और ये ऊपर जो है लेफ्ट हैंड साइड वाली लॉब है, लेफ्ट हैंड साइड वाली लॉब, इसने मजीद कंटेन किए कितने? 2 चैम्बर्स। तो ईच लॉब ऑफ एंथर कंटेन 2 चैम्बर्स। क्या एंथर की हर लॉब में कितने चैम्बर्स होते हैं? 2 चैम्बर्स होते हैं आपके पास, 2 चैम्बर्स। ठीक है, तो अब ये इसकी सबसे आउटर वॉल है, इसको नाम देते हैं माइक्रो स्पोरोफिल या माइक्रो स्पोरोफाइल क्या है, या फिर अक्सर टर्मिनोलॉजी में आप देखते हैं माइक्रो स्पोरोफाइलस, ये भी कह सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे। अच्छा ये क्या है? अंदर वाला ये चैम्बर, ये राउंडेड चैम्बर, राउंडेड चैम्बर, इसको नाम दे रहे हैं किसका? माइक्रो स्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया प्लूरल है, और माइक्रोस्पोरेंजियम वो क्या है? सिंगुलर है। किसको कहेंगे? देखिए स्पोर्स प्रोड्यूसिंग बॉडी, या फिर यूं मैं लिख देता हूं, ये माइक्रोस्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है? माइक्रो
स्पोर्स प्रोड्यूसिंग बॉडी, एक माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूसिंग बॉडी है आपके पास, ठीक है।